नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका। आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सभ्यता होती क्या है। सभ्यता जो होती है वो मानव के विकास का सूचक होती है कि मानव ने कितना विकास कर लिया है और वो कितना विकास करेगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के वक्त तक इंसान ने कितना विकास कर लिया था, इस बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो जो विश्व की जो प्राचीनतम सभ्यताएं थी, चार सभ्यताएं थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, भारत की सभ्यता और चीन की सभ्यता। तो अगर आपने एक बात नोटिस की हो कि सारी जो सभ्यताएं थी वो थी नदियों के किनारे। क्यों? क्योंकि इंसान को जीने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पानी चाहिए, फिर रहने के लिए जगह चाहिए, अनाज उत्पादन करने के लिए उपजाऊ मृदा चाहिए और परिवहन के साधनों की आवश्यकता होती है, व्यापार भी करना होता है। तो ये सारी की सारी सुविधाएं हमारी कहाँ पूरी हो जाती है? वो होती है हमारी पूरी नदियों के किनारे। तो मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी वो थी दजला व फरात नदियों के किनारे। मिस्र की सभ्यता नील नदी के, भारत की सभ्यता सिंधु नदी और चीन की सभ्यता थी हुआंगहो नदी के किनारे। अब बात करते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका उत्खनन किस तरह से प्रारंभ हुआ, कब से हुआ। तो 1826 में जो चार्ल्स मैसन थे सबसे पहले उनका ध्यान इस पे गया, लेकिन कोई वो कार्य नहीं कर पाए। 1853 एंड 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग का निर्माण किया था और इनको भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक भी कहा जाता है, इन्होंने 2 बार हड़प्पा के टीलों का सर्वेक्षण किया, लेकिन उस वक्त से वो टीले थे, नाम नहीं पता था कि हड़प्पा है। उसके बाद वो कुछ कर नहीं पाए तो कोई महत्व का नहीं निकला। फिर 1853 से 1856 जब भारत में भी रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जो पहली रेल थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी और किस अंग्रेज अधिकारी के शासनकाल में चली थी। तो बात करते हैं यहाँ पे कराची से लाहौर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो 2 बंधु थे, जॉन एंड विलियम। तो वो काम कर रहे थे अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में और इनको कहा जाता है ब्रंटन बंधु। तो ब्रंटन बंधु जब रेलवे लाइन बिछवा रहे थे तब क्या हुआ कि आजू बाजू ईंटें थी। तो ईंटें जब कम पड़ गई तो देखा कि दूर एक टीला था, वहाँ पे भी ईंटें थी, लेकिन वो कुछ थोड़ी सी डिफरेंट थी। जाके देखा बट कुछ खास उसका रिजल्ट नहीं निकल पाया। फिर 1921 में क्या हुआ, सर जॉन मार्शल, मतलब जो उस वक्त थे भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक। अब ये भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग कुछ और नया नहीं है, जो भारतीय पुरातत्व विभाग था इसी का नाम परिवर्तन करके 1902 में कर्जन के शासनकाल में भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग रख दिया गया। उस वक्त जॉन मार्शल उसके क्या थे, महानिदेशक थे। इनके पास बात आई तो इन्होंने 1921 में ही दयाराम साहनी को कहा कि आप जाके उन टीलों का सर्वेक्षण करो। तो जब वो गए वहाँ रावी नदी के किनारे, पाकिस्तान जो कि अभी तब भारत का ही भाग था लेकिन आज पाकिस्तान का भाग है, तो मोंटगोमरी स्थान पर एक टीला था। जब टीले की थोड़ी सी खुदाई की तो एक बहुत बड़ा साम्राज्य टाइप बाहर आया। तो इन्होंने देखा कि यहाँ तो पक्का कोई सभ्यता रही होगी। तो उस वक्त हड़प्पा की खोज हुई। उसके बाद 1922 में राखलदास बनर्जी की टीम गई। वो गई थी पाक के सिंध प्रांत के लड़काना ज़िले में और वो थी सिंधु नदी के किनारे। तो वहाँ पर भी इस तरह से एक स्थल निकला, उसको बोला उन्होंने मोहनजोदड़ो। तो पिगट महोदय ने इन 2 स्थलों के लिए बोला है कि एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी। जब अब 2 स्थल निकल चुके हैं तो इनके आप नामकरण की बात आती है। तो नामकरण में सबसे पहले 1924 में जॉन मार्शल ने इसका नाम रखा सिंधु सभ्यता। क्यों? क्योंकि उस वक्त सिर्फ एक सभ्यता की तरह ही थी, नाम इसका कुछ फिक्स था नहीं। तो जिस नदी के किनारे निकला उसी का नाम से उसका नाम रख दिया सिंधु सभ्यता। फिर इसका नाम रखा हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता इसलिए रखा क्योंकि उत्खनन में जो सबसे पहले जो स्थल निकलने वाला है था वो हड़प्पा ही था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया। फिर इसके बाद सिंधु व सरस्वती नाम रखा है, सभ्यता नाम रखा है इसका। क्यों? क्योंकि पहले तो केवल सिंधु नदी के किनारे स्थल मिले थे, उसके बाद सरस्वती के किनारे भी मिलने लगे, इसलिए सम्मिलित रूप में इसको सिंधु व सरस्वती सभ्यता का नाम दिया गया। फिर इसको दिया गया कांस्य युगीन सभ्यता। अब कांस्य युगीन सभ्यता क्यों दिया गया?
हालांकि जो लोग थे वहाँ पे वो ज़्यादातर पाषाण के ही चीज़ों से काम में लेते थे, लेकिन अब इन लोगों ने तांबे और टिन को मिलाकर कांस्य का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया था, जो एक बहुत ही अच्छी वो उपलब्धि थी उन लोगों के लिए। तो इस कारण से उन्होंने इसका नाम रख दिया कांस्ययुगीन सभ्यता। फिर इसका नाम हम बोलते हैं कि आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। अब आद्य ऐतिहासिक का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा उस पर नज़र डालते हैं। इतिहास को है 3 कालखंड में बांटा गया है। एक है प्राग ऐतिहासिक, एक है आद्य ऐतिहासिक और है इतिहास। अब प्राग ऐतिहासिक में क्या होता है कि जो पुरानी चीज़ों के बारे में पता चलता है वो सिर्फ हमें भौतिक वस्तुओं से पता चलता है। कोई खास लिपि नहीं थी उस वक्त, इसलिए हमें कुछ खास जानकारी नहीं मिलती सिवाय उनके चीज़ों के अलावा। लेकिन आद्य ऐतिहासिक में क्या हुआ कि जो भौतिक वस्तुएं तो थी, लेकिन लिपि का भी निर्माण हो चुका था, लेकिन ऐसी लिपि थी कि जिसको पढ़ा नहीं जा सकता। और हमें पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को आज तक नहीं पढ़ा गया है, इसलिए इसको हमने आद्य ऐतिहासिक सभ्यता का नाम भी दिया है। और इतिहास जो होता है जिसमें हमें भौतिक वस्तुएं तो मिलती ही मिलती हैं, लेकिन साथ में लिपि भी मिलती है जिसको आसानी से पढ़ा जा सकता है, इसलिए आज हम पूरे इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नामकरण के बाद हम देखते हैं कि अलग अलग विद्वानों ने इसका कालक्रम अलग अलग बताया कि ये इस कालक्रम पुरानी रही होगी। तो सर जॉन मार्शल जो थे, इन्होंने कहा है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो 3250 ईस्वी से लेकर 2750 ईस्वी वर्ष पूर्व पुरानी हो सकती है। लेकिन डॉक्टर एम व्हीलर का अलग ही मत है। वो कहते हैं कि ये जो सभ्यता है वो 2500 ईस्वी से पूर्व से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व तक की है। माधव स्वरूप का अलग मत है। वो कह रहे हैं कि ये 3500 ईस्वी वर्ष से लेकर 2700 ईस्वी पूर्व तक की है। और फेयर सर्विस कह रहे हैं कि ये 2000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व तक की है। लेकिन एक वैज्ञानिक पद्धति है कार्बन डेटिंग पद्धति, जिसको हम बोलते हैं C14, मतलब कार्बन 14। इसमें क्या होता है कि जो हमारी जो वस्तुएं हैं, जो भौतिक वस्तु हैं, जैविक पदार्थ और वस्तु जो होती हैं, इनके आधार पर हम उसका कार्यकाल पता कर सकते हैं कि वो किस टाइम की रही होंगी। तो कार्बन डेटिंग पद्धति से इसका जो कालक्रम पता चलता है वो पता चलता है 2350 ईस्वी से पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक। और इसको ज़्यादा मान्य बताया जाता है क्योंकि एक वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित थी। हमने इसका उत्खनन देख लिया, नामकरण भी कर दिया, इसका कालक्रम भी देख लिया। अब बात करते हैं इसका विस्तार क्षेत्र कितना था। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हुई थी। तो जो सर्वाधिक स्थल जो मिले हैं वो भारत में मिले हैं, और फिर उसके बाद पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में सिर्फ और सिर्फ 2 जगह मिली, एक है शोधगई और एक है मुंडीकाक। तो और स्वतंत्रता के बाद में जो स्थल मिले हैं, सर्वाधिक स्थल जो मिले हमको गुजरात में मिले। तो अब जो इसका जो विस्तार क्षेत्र है अगर हम देखते हैं तो उत्तरी छोर में सबसे बड़ा स्थान है वो है मांडा, जो अखनूर ज़िले में है और चेनाब नदी के किनारे, और ये जगह जो है वो जम्मू कश्मीर में है। अगर पूर्वी छोर देखते हैं इसका तो वो है आलमगीरपुर, जो कि मेरठ ज़िले यूपी में है, और ये हिंडन नदी के किनारे पे। हिंडन नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी है। अगर एग्ज़ाम में हिंडन नदी ना पूछकर अगर यमुना नदी लिख दिया जाए कि आलमगीरपुर कहाँ पर किस नदी के किनारे, तो आप यमुना का टिक कर सकते हैं। उसके बाद दक्षिणी छोर है वो है दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ पर स्थित है, वो है अहमदनगर ज़िले के महाराष्ट्र में, और ये है प्रवरा नदी के ऊपर। तो प्रवरा नदी ना आकर अगर गोदावरी नदी लिख दिया गया तो ये गोदावरी नदी की ही सहायक नदी है। अगर इसका पश्चिमी छोर देखते हैं तो वो है सुतकांगेडोर, जो कि बलूचिस्तान में, और ये दाश्क नदी पर के किनारे स्थित है। दाश्क भी लिखा आ सकता है और दास्त भी लिखा आ सकता है। तो ये देखा हमने इसका विस्तार कि किन किन देशों में वो फैला था, और लेकिन सबसे पहले आज़ादी से पहले वो पूरा ही भारत था। तो हमने उत्तरी छोर, दक्षिणी छोर, पूर्वी छोर, पश्चिमी छोर देख लिया। और भी स्थल निकले हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम इतना ही बात करते हैं। और अधिक स्थलों के बारे में, नगर नियोजन के बारे में, हमें कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से मिली हैं, उस सब के लिए आपको देखना पड़ेगा पार्ट नंबर 2। आज के लिए यही था। थैंक यू सो मच।